जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण डायग्राम वाले क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रेलवे 2022 एग्जाम में बायोलॉजी के कुछ ऐसे भी सवाल थे जो कि डायग्राम से रिलेटेड थे और वहां पे डायग्राम में एरो मार करके आपसे आंसर पूछा जा रहा था और कई सारे छात्रों ने जवाब दिया कि गुरुजी हम लोग भी एरो चला करके चले आए। लेकिन मेरे मित्र, अगर इस प्रकार के सवाल फिर से रिपीट होते हैं तो उसका आंसर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए क्या होता है तो सर बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही मायने रखता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण डायग्राम वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मेरे मित्र, मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इस 5 क्वेश्चन को कर लिया तो इससे संबंधित भविष्य में कहीं भी कोई भी रिलेटेड डायग्राम मिलेगा मेरे मित्र, आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहां पाई जाती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम है ये कहां मिलेगा पादप में, यानी कि पौधे के शरीर में कहां मिलेगा। प्रोह सिरे पे, फिर है बीज अंकुरन में, फिर है जड़, फिर है जाइलम। क्या होगा इसका आंसर? आप में से कई सारे छात्र इसका आंसर कर चुके होंगे और कई ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो मेरे मित्र, आप सभी मतलब अगर जनरल लाइफ में देखो तो कभी ना कभी बीज जरूर देखा होगा, सीड जरूर देखा होगा। आप सभी कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र, जो सीड होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, उसका निचला हिस्सा क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो निचला हिस्सा होता है इसको हम लोग रेडिकल्स यानी कि मूलांकुर बोलते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? आप कहते हैं प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल बोलते हैं, और यही बाद में चल करके क्या होता है, सब तना में डेवलप होता है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो रेडिकल्स होते हैं, मूलांकुर होते हैं, ये बाद में जाकर के क्या होते हैं, जड़ में विकसित होते हैं। और मेरे मित्र, जब जड़ बना है तो जाहिर सी बात है कि इसका अपना क्या होगा, आप कहेंगे सेल होगा, कोशिका होगा। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम कहीं पे भी किसकी बात करेंगे, रूट सेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पौधे के रूट सेल की बात करेंगे, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि रूट सेल का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में किसका है? आप कहेंगे पौधे के जड़ का। तो सही आंसर तो आपको मिल गया कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो पौधे का रूट सेल है इसकी संरचना आपको किस तरीके से दिखाई पड़ रही है? तो आप कहेंगे गुरुजी कुछ इस तरीके से। और ये जो निकला हुआ हिस्सा है मेरे मित्र, ये निकला हुआ हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। तो यहां पे ये वाला पोर्शन आप कहेंगे गुरुजी रूट हेयर कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और ध्यान देंगे इसमें क्या मौजूद होगा? आप कहेंगे साइटोप्लाज्म भी मौजूद होगा। और मेरे मित्र, कोई भी पादप कोशिका होगा उसमें जो उसकी राजधानी होती है वो बड़ी होती है। और आप गौर फरमाना इस डायग्राम पे कि यहां पे जो इसकी वैक्यूल्स है यानी कि रसधानी है वो क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बड़ी है। क्या है? बड़ी है। और ध्यान रखेंगे ये वाला जो लेयर है आप सभी कहेंगे सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और ये वाला जो लेयर है वो सेल वॉल हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा डायग्राम आपके सामने आएगा आप कहेंगे कि ये प्लांट के रूट सेल का डायग्राम है, यानी कि जड़ कोशिका का डायग्राम है, जिसमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे रूट हेयर, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब ध्यान रखिएगा कि पादप का कोई भी कोशिका होगा तो आप कहेंगे गुरुजी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति तो उसमें पाया ही पाया जाएगा। और पादप और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर भी क्या हो जाता है? आप कहेंगे गुरुजी ये सेल वॉल को लेकर के हो जाता है। पादप कोशिका में सेल वॉल मिलती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलती है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो आंसर तक ठीक था, लेकिन अगर हमसे ये सवाल कर दिया जाए यहां पे कि जो परोह सिरे हैं ये क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, किसी सीड के हिस्से की, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया कि सीड में मेनली 2 पार्ट होते हैं। सीड में कितने होते हैं? मेनली 2 पार्ट होते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये रेडिकल्स और प्लूम्यूल यानी कि मूलांकुर, मूलांकुर मतलब जड़, और प्रांकुर मतलब तना। तो सर जो नीचे आएगा जमीन के नीचे वो मूलांकुर, जमीन से ऊपर जाएगा प्रांकुर। ये समझ रहे हैं? बस ध्यान में रखेंगे
कि जो बीज होता है एक्चुअली में वो क्या होता है सर, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो होता है। और मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बीज ऊपर से किससे घिरा हुआ रहता है, आप सभी याद रखेंगे एक लेयर से घिरा हुआ रहता है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे आप सभी कि जो आपका ये बीज है, इस बीज के आप इस वाले हिस्से को अगर आप गौर से देखेंगे, इस वाले हिस्से को आप गौर से देखेंगे तो ये मेरे मित्र क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे गुरुजी निचला हिस्सा में दिख रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप कहेंगे गुरुजी ये हमको हरा दिख रहा है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो निचला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, आप कहिएगा मूलांकुर यानी कि रेडिकल्स कहलाएगा, जो कि किस में विकसित होता है सर, जड़ में विकसित हो जाता है। और मेरे मित्र जब जड़ में विकसित होगा तो उसकी कोशिकाएं कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो ऊपर वाला सिरा होता है, मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग प्रांकुर प्लूमूल बोलते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि इसको एक और नाम से जानते हैं, उस क्या कहते हैं, एपिकॉटियल। क्या कहते हैं सर, एपिकॉटियल कहते हैं। और ये किसमें भी आपका किसमें फॉर्म होता है तो सर जड़ कह रहे हैं, जड़ तो आपका मूलांकुर होगा, ये सर पत्ती तना में आपका क्या होता है आगे चल करके विकसित होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यहां पे आपका हाइपोकॉटिल भी होता है, जो कि क्या होता है तो सर कॉटिलेडन्स और रेडिकल्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। आप कहेंगे गुरुजी ये कॉटिलेडन्स क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस कॉटिलेडन्स के आधार पे ही हम लोग क्या कहते हैं, बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब ध्यान में रखेंगे कि जिसमें एक बीज पत्र होता है उसको मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं, जिसमें दो बीज पत्र होता है उसको डाइकॉटिलेडन्स बोलते हैं। तो ये कॉटिलेडन्स क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बीज पत्र है। क्या है, बीज पत्र है। और बेसिक संरचना बस बीज का ये ध्यान में रख लेना, नीचे वाला हिस्सा आप कहेंगे रेडिकल्स, ऊपर वाला हिस्सा आप कहेंगे गुरुजी ये प्रांकुर हो जाएगा, ये वाला भाग आप कहेंगे कॉटिलेडन्स हो जाएगा, ऊपर वाला कोट आप कहेंगे गुरुजी सीड कोट हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये परो सिरा आप समझ गए कि प्लूमूल का जो ऊपरी सिरा होगा वो परो सिरा कहलाएगा। बिल्कुल। जाइलम क्या होता है तो मेरे मित्र आपको मालूम है कि ये पौधे में जल के संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आप जाइलम के संरचना की बात करेंगे तो थोड़ा सा जाइलम के संरचना पर भी नजर दौड़ा लेंगे। याद रखिएगा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि पौधे में जो जाइलम होते हैं, पौधे में जो जाइलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आप सभी याद रखेंगे संवहन उत्तक कहलाते हैं। और इस जाइलम में आपको चार महत्वपूर्ण भाग दिखेगा, और कभी कभार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जाइलम के महत्वपूर्ण भाग हैं, तो यहां पे चला स्टार मार्क दे करके याद रख लेना कि जाइलम के चार महत्वपूर्ण भाग में पहला ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको क्या कहते हैं, जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम मृदु उत्तक। फिर मेरे मित्र ये वाला जो आप छिद्र वाला इलाका देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स यानी कि जाइलम वाहिका कहते हैं। और ये जो आप इस तरह की संरचना देख रहे हैं मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे यहां पे ये वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम फाइबर कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी सवाल ये आ जाए कि निम्न में से जाइलम के मुख्य अवयव हैं, आप कहेंगे जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर। ये क्या करेगा, आप सभी कहिएगा जौ से जाइलम और जौ से जल, तो जल के संवहन के लिए आप कहेंगे जाइलम रिस्पॉन्सिबल होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा बस स्पेशल बात क्या कि इसमें जल का संवहन एक दिशिक होता है। जल का संवहन क्या होता है, एक दिशिक होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पौधा जल को कहां से अवशोषित करेगा, आप कहेंगे सर मिट्टी से, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि पौधा जब भी जल अवशोषित करेगा तो सर पौधे में जल जड़ से उसके तना और पत्ती तक जाएंगे, न कि पत्ती और तना से जड़ में आएंगे। चूंकि जल का पौधे में जाने का डायरेक्शन एक ही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जाइलम से जो जल का संवहन होता है वो क्या होता है, एक दिशिक होता है। क्या होता है सर, वन वे होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहां
कहां पा सकते हैं मेरे मित्र? एक बस सिंपल सा मतलब आप कह सकते हो माइनर सा डिफरेंसेस याद रखेंगे कि प्लांट सेल जहां भी दिखेगा गोलाकार अवस्था, सॉरी एनिमल सेल जहां भी दिखेगा वो गोलाकार अवस्था में दिखेगा, और प्लांट सेल जब भी दिखेगा तो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप या किसी और शेप में दिखेगा। तो ये डिफरेंसेस याद रखेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हमसे सवाल ये करा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है और मैंने कई बार आपको बताया है कि पादप के शरीर में जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, ये पौधे के शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये सब कहां संग्रहित होते हैं? तो आप सभी कहते हैं पुराने जाइलम में, पादप की जो रसधानियां होती है उसमें, जो पत्तियां होती है उसमें। तो मेरे मित्र पादप कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होती है मेनली रूप से आप सभी कहेंगे पादप की जो रसधानियां है उसमें स्टोर होगी। तो सवाल यह है कि गुरुजी यहां पे पादप रसधानियां क्या होगी? जबकि मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि पादप की जो रसधानियां होती है वो जंतु से बड़ी होती है, और अगर आप ये वाला कंसेप्ट मालूम रखे हुए पहले से कि पादप की जो कोशिकाएं होती है वो जंतु कोशिका से कुछ इस तरीके से दिखती है और इसकी जो सर रसधानियां होती है वो जंतु से बड़ी होती है, तो ये पूरा जो संरचना मेरे मित्र दिख रहा है आपको, ये पूरा जो संरचना आपको दिख रहा है, ये पूरा संरचना क्या है? आप सभी याद रखना पादप का रसधानी है, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी रसधानी यानी कि तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में पा सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे मित्र आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये ऊपर वाला लेयर के बारे में आपने नहीं बताया। चला ध्यान देना कि ये जो पादप कोशिका है इसका ये सबसे बाह्य आवरण है, और पादप कोशिका कोई भी हो उसका सबसे बाह्य आवरण क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होगा। सेल वॉल यानी कि क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। और मेरे मित्र ध्यान देना कि ये एरो इस लाइन को दर्शा रहा है, और सेल वॉल के बाद जो आपको पादप कोशिका में लेयर दिखेगी, सेल वॉल के बाद यानी कि कोशिका भित्ति के बाद जो आपको पादप कोशिका में ये वाली लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी कहिएगा कि गुरुजी इस लेयर को हम लोग कोशिका झिल्ली कहेंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब ध्यान देंगे कि यहां पे आप देख रहे हैं एरो नंबर 3 में आपको इस तरह की संरचना दिखाई जा रही है, और यहां पे देखो सर ये इस तरीके से है, इस तरीके से, ये इधर है इस तरीके से, और यहां पे आपको बीच में एक गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये गोल जैसी संरचना क्या है? आप सभी याद रखेंगे पादप का, या आप कह सकते हो पादप कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर जो ये राउंड राउंड शेप में घुमा हुआ है, तो आप कहेंगे ऐसी ही शेप जंतु कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। बिल्कुल मेरे मित्र, और यहां पे ये क्या कहलाएगी? आप सभी याद रखेंगे क्योंकि ये राउंड राउंड ज्यादा है, तो आप कहिएगा गुरुजी इसको हम लोग राउंड ER बोलते हैं, यानी कि घुमा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए जरा सा इस डायग्राम पे भी, ये भी आपके लिए जरूरी है। वो तो आपका क्वेश्चन था, ये आपका कंसेप्ट है, याद रखिएगा। जब भी आपके पास प्लांट सेल से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि उसमें क्या होगा? कहिएगा कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप बाहर वाला लेयर देख रहे हैं, हरी वाली संरचना, ये क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल वॉल। अब मेरे मित्र ये जो गोल वाली संरचना देख रहे हो, इस गोल वाली संरचना को आप कहेंगे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये देखो राउंड राउंड घुमा हुआ है, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और मेरे मित्र यहां पे हमने क्या बताया? राउंड ER यानी कि राउंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ध्यान में रखना, ये सर क्या है? आप सभी कहेंगे लाइसोसोम की संरचना। ये वाली संरचना दिख रहा है आपको, जिसमें आपको थैलेकॉइड्स देखने को मिलेंगे, मेरे मित्र ग्रेनम देखने को मिलेंगे, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस तरह से जो संरचना आपको दिखाई पड़ेगी गोल्जी बॉडी कहते हैं। और ये जो बड़ी संरचना दिख रही है, इस बड़ी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। और ये जो लाल इस तरह की संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और मेरे मित्र ये आप क्या देख रहे हैं? किस तरह की पुट्टिका बनी हुई है, इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं।
तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जब भी प्लांट सेल आपके सामने आएगा आप कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि मेरे मित्र मैंने आपको बताया है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कोशिका कहां मिलेगी, जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और परों में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। मेरे मित्र आप सभी सबसे पहले क्या कहेंगे कि गुरुजी जो यहाँ पे कोशिका दिखाई जा रही है ये एक्चुअल में रंध्र सेल है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। इसका कार्य क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पौधे में वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पौधे के शरीर से गैसियस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो एस्टोमाटा है, रंध्र है, ये हमको कहां देखने को मिलता है, तो आप सभी कहते हैं कि पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र क्या कहलाता है, सरजी रंध्र कहलाता है। तो सरल सा बात है कि रंध्र कहां मिलेगा, आप कहेंगे गुरुजी पत्ती में मिलेगा। कहां मिलेगा, पत्ती में मिलेगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना, आप ये देख लिए कि ये मान लो कि हमारा कोई लीफ है, तो आप कहेंगे इसमें छोटी छोटी संरचना सर वो रंध्र कहलाएगी। बिल्कुल सही है। अब आपने अभी जस्ट देखा है कि ये जो आपका बीज जब अंकुरित हो रहा था तो उसका ये परोह वाला सिरा ऊपर की ओर जा रहा था, तो क्या इससे मेरे मित्र गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल पड़ी होगी। और मेरे मित्र यहां पे भी क्या होता है, एस्टोमाटा यानी कि रंध्र मौजूद होता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्टोमाटा यानी कि रंध्र है ये कहां देखने को मिलता है, तो सर मुख्य रूप से पत्ती में, और आप कहेंगे परोह यानी कि प्ल्यूमुल में भी हमें देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा सर, प्ल्यूमुल में भी देखने को मिलेगा, यानी कि परोहों में भी देखने को मिलेगा। अब मेरे मित्र आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना, कि जो एस्टोमाटा का ओरिजिनल संरचना होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, रंध्र का ओरिजिनल संरचना कुछ इस तरीके का होगा। और मेरे मित्र इसके कुछ अपने पार्ट हैं और उस पार्ट पे नजर दौड़ाएंगे एक बार। तो ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, इसको हम लोग एपिडर्मल सेल कहते हैं, यानी कि बाह्य कोशिका कहते हैं। और ये जो डॉट डॉट जैसी संरचना आप देख रहे हैं इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि हरित लवक कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप पतली थीन जैसी रचना देख रहे हैं, मतलब पतली जैसी संरचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर थीन वाल। और ध्यान में रखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इनर थिक वाल कहते हैं। और मेरे मित्र ये वाला हिस्सा आप कहेंगे न्यूक्लियस होगा। अब ये वाला जो मेरे मित्र संरचना है इसी को हम लोग एस्टोमाटल पोर्स कहते हैं, यानी कि एस्टोमाटा का छिद्र कहते हैं। इस वाली संरचना को ही क्या कहते हैं, एस्टोमाटल फोर्स, यानी कि एस्टोमाटा का छिद्र कहते हैं। अब ये एस्टोमाटा का छिद्र कैसे बना है, तो आप गौर से देखेंगे तो इस तरफ एक आपको ऐसी संरचना दिख रही है और एक इस तरफ ऐसी संरचना दिख रही है, और दोनों इस तरह से जुड़ा हुआ है। मेरे मित्र इस दोनों को ही हम लोग गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि ये रक्षक कोशिका क्या करेगा, तो मेरे मित्र रक्षक नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो गार्ड सेल है ये एस्टोमाटा का क्या करता है, एस्टोमाटा के लिए गार्ड का काम करता है। एस्टोमाटा को खोलना और लगाना, जो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टोमाटा, फर्स्ट इज नोन एज ओपन एस्टोमाटा एंड सेकेंड इज नोन एज क्लोज एस्टोमाटा। तो ये जो ओपन और क्लोज एस्टोमाटा है, तो एस्टोमाटा का बंद होना और खुलना किसकी जिम्मेदारी है, आप कहेंगे रक्षक कोशिका यानी कि गार्ड सेल की। तो आप सभी को ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिका क्या करती है, एस्टोमाटा को सर खुलने और बंद होने में मदद करती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये गार्ड सेल कैसे मदद करेगी, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब पानी क्या होता है, पानी एस्टोमाटा के अंदर इंटर करता है, तो इसकी जो गार्ड कोशिका है यानी कि रक्षक कोशिका है वो फूल जाती है। और मेरे मित्र जब रक्षक कोशिका फूल जाती है तो आप सभी देखते हैं कि दोनों साइड जब ये फूलेगी तो इसके बीच में कुछ गैप बन गया। अब इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं कि सर एस्टोमाटा का जो छिद्र है वो खुल गया, और ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे ओपन एस्टोमाटा कहलाएगा।
तो मेरे मित्र किसी भी स्टोमेटल सेल में अगर पानी इंटर करेगा तो पानी इंटर करने की वजह से उसका गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड यानी कि फूल जाएगा, और इस वजह से सर दोनों गार्ड सेल के बीच में आप क्या पाएंगे, एक होल पाएंगे, और ये किसका आप कहेंगे किसको दर्शा रहा है, आप सभी कहिएगा ओपन स्टोमाटा को दर्शा रहा है। अब मेरे मित्र जब स्टोमाटा से पानी निकल जाती है तो स्टोमाटा कोशिकाएं सिकुड़ के सर अपने शेप में आ जाती है, और मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे सर स्टोमाटा बंद है, तो आप सभी कहेंगे इसको हम लोग क्लोज्ड स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा ओपन कब होता है, आप सभी कहेंगे जब पानी इंटर करता है। स्टोमाटा बंद कब होता है, आप कहेंगे जब पानी बाहर निकल जाता है। स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप कहेंगे गार्ड सेल। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो अगला सवाल देख लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है, कौन सा नामांकित छिद्रित दीवार वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। ये पूरी संरचना किसका है सर, आप ध्यान में रखेंगे फ्लोएम का है। किसका है, फ्लोएम का है। और आपको कहा जा रहा है कि फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शा रहा है, कौन सा ऐसा नामांकित छिद्रित दीवार है जो मेरे मित्र उस भाग को दर्शाता है जिसके थ्रू भोजन का परिवहन होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो फ्लोएम उत्तक है, ये प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें जो भोजन का परिवहन होता है, वो क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी द्विदिशिक होता है। बोले तो दोनों साइड होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि भोजन कहां बनेगी, पौधे के पत्ती में बनेगी। कहां बनेगी, पौधे के पत्ती में। तो क्या सिर्फ और सिर्फ भोजन पौधे के पत्ती को चाहिए होगा, पौधे के जड़ को नहीं चाहिए होगा। आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए होगा सर, भोजन पौधे के हर एक भाग को चाहिए होगा। तो पत्ती में बन रहे भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग ऊपर नीचे चारों तरफ फैलाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। इसलिए मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि फ्लोएम में पदार्थों का या भोजन का परिवहन द्विदिशिक होता है। अब सर फ्लोएम में भोजन का परिवहन किससे होता है, तो मेरे भाई आपको इसके लिए फ्लोएम का डायग्राम एनसीईआरटी का ध्यान में रखना होगा। फ्लोएम का डायग्राम ध्यान में रखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि फ्लोएम के क्या है, आप कहेंगे सर इसके भी 4 मुख्य अवयव हैं। जो ऊपर में आप इस तरह की सर डॉटेड देख रहे हैं, कटिंग वाला लाइन, इसको सिब प्लेट यानी कि चालनी प्लेट बोलते हैं हम लोग। और मेरे मित्र ये दीवार आपका छिद्रित होता है, और इस छिद्रित दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, चालनी नलिका। और ये चालनी नलिका यानी कि सीब ट्यूब्स क्या होती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि भोजन के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मेरे मित्र ये जो बाहर वाली संरचना है इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। और ये वाली जो आप कोशिका देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, साथी कोशिका, इंग्लिश में कंपेनियन सेल कहते हैं। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी सेम डायग्राम लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल उठाए गए थे पिछले रेलवे एग्जाम में कि मेरे मित्र अगर आप एनसीईआरटी को एक बार पलट के भी चल जाते तो कम से कम ऐसा सवाल तो आपका नहीं ही गलत होता। ध्यान दीजिएगा कि आप उस डायग्राम के सहारे ये कह सकते हैं, आप कभी भी हमारे सामने फ्लोएम का स्ट्रक्चर आएगा, गुरुजी ये वाली जो ऊपर वाली जो प्लेट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, चालनी प्लेट यानी कि सिब प्लेट कहेंगे। अब मेरे मित्र ये वाली दीवार क्या होगी, आप कहेंगे छिद्रित, और मेरे मित्र इस छिद्रित दीवार को हम लोग क्या कहेंगे, चालनी नलिका कहेंगे। क्या कहेंगे, चालनी नलिका कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा बोला जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को क्या बोलेंगे सर, कंपेनियन सेल यानी कि साथी कोशिका। तो मेरे मित्र अगर आपके एग्जाम में कभी यह सवाल कर लिया जाए कि साथी कोशिका निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है, आप सभी कहेंगे फ्लोएम का हिस्सा होता है। सीब ट्यूब चालनी नलिका निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है, आप कहेंगे फ्लोएम का हिस्सा होता है। तो ये इसके मुख्य अवयव का नाम आपके लिए सर इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगला और लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल सा कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। मेरे मित्र यहां पे 4 पौधे के डायग्राम दिए गए हैं, चूंकि जो एरो था वो आपको सही से विजिबल नहीं होता इसलिए मैंने ऊपर से और कलर डाल दिया है। तो
तो आपसे यह कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन के गति का सही निरूपण करती है। तो आपको मालूम है कि भोजन द्विदिशिक वे में जाएगा, यानी कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब अगर आप चारों डायग्राम पे गौर से फरमाएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी यहां पे ऊपर से एरो मारा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पत्ती में भोजन बनेगा न कि पत्ती से बाहर भोजन जाएगा। दूसरा में देखेंगे तो आप कहेंगे हेने जा रहा है और हेने जा रहा है, अब फिर सर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर नीचे कहां बन रहा है जो ये ऊपर जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर आप तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी पत्ती से भोजन जो है ये स्टेम की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है, यहां भी स्टेम की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है, यहां भी, और अगर यहां कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये जो आपका सी ऑप्शन है इसमें भोजन का परिवहन द्विदिशिक हो रहा है। तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है, हम सभी कहेंगे गुरुजी जो सी नंबर वाला आकृति है ये फ्लोएम में भोजन के गति का सही निरूपण करती है। मेरे मित्र आप डी में क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप कहेंगे इसमें एरो का निशान लीफ के बाहर दिखाया जा रहा है, तो क्या यह संभव है कि पौधे के शरीर से भोजन बाहर निकलना शुरू हो जाए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आदमी रहेगा तो सर पेट खराब होगा भी, लेकिन पौधे के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर राइट आंसर आप कहेंगे सर सी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और मेरे समझ से ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा अभी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मेरे मित्र दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आप हमारे सभी कोर्सेज में 27 अक्टूबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो विशेष लाभ है उसका आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।